नमस्कार और सीएसएस के इस लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस लेक्चर में मैं कुछ भी आगे पढ़ाऊँ इसके पहले एक चीज़ आपको अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। देखिए, हर टीचर का अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है और उसी तरीके से वो अपने टॉपिक को लेकर चलता है। इस सीएसएस में मैं अपने तरीके से टॉपिक को सिलेक्ट करूँगा कि किस टॉपिक के बाद क्या पढ़ाना है। बस ये ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जब इस पूरी सीरीज़ को आप ख़त्म करेंगे तो टोटल सीएसएस आपको कब समझ में आ जाएगा ये आप खुद भी नहीं जान पाएंगे। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं पाइथन या किसी भी टॉपिक के, वो मेरी बात समझ सकते होंगे। नोट्स सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से चैप्टर वाइज नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे इस लेक्चर के नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। शुरुआत कर रहे हैं अपने इस सीरीज़ की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आपका सीएसएस होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। इससे आपका परिचय करा देता हूँ। तो देखिए, बहुत आसान सी चीज़ है और एकदम आराम से समझिए इस चीज़ को कि सीएसएस क्या करता है। सीएसएस का काम है किसी चीज़ को सजा देना। आपकी वेबसाइट को यूज़र किस तरीके से देख पाएगा ये कौन निर्धारित करता है? ये आपका सीएसएस निर्धारित करता है। इतनी सी चीज़ समझ में आई? तो कोई पूछे कि सर सीएसएस क्या है, तो आपको आसानी से बता देना, भाई देखो ये एक मेकअप बॉक्स है जो वेबसाइट को सजाने का काम करता है। वेबसाइट किस तरीके से यूज़र को दिखेगी ये आपका सीएसएस तय करता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, एकदम आसानी से आप समझ जाएंगे, ऐसी बातों से नहीं समझ में आता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है w3school.com। ये फ्री वेबसाइट है, इस पर कंटेंट भी आपको सारे मिल जाएंगे जो आप ढूंढना चाहें आपके कंप्यूटर स्टडी से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए स्टाइल सीट 1 2 3 4 दी गई है। अब इसमें मैं जब दूसरी स्टाइल सीट सिलेक्ट करूँगा तो आप देखिएगा कितनी आसानी से ये बदल देगा पूरा आपका डिस्प्ले। देख रहे हैं कि नहीं? क्या चीज़ हुई, आपका पूरा डिस्प्ले बदल गया लेकिन कंटेंट सेम था। ये किसकी वजह से हो रहा है? सीएसएस की वजह से हो रहा है। सीएसएस से क्या इफेक्ट पड़ता है वेबसाइट पे दिख रहा है। अभी तीसरा करूँगा, देखिए कंटेंट सेम है, दिखने का तरीका बदल गया। चौथा करते हैं, देखिए कंटेंट सेम है, दिखने का तरीका बदल गया। तो इसीलिए कहा गया कि सीएसएस क्या करता है, किस तरीके से आपकी वेबसाइट यूज़र को डिस्प्ले होगी ये आपका बदलने का काम कौन करता है? सीएसएस करता है। समझ में आई ये चीज़? अब यहाँ पर अगर नो स्टाइल सीट कर दूंगा, देखिए बिना सीएसएस के ऐसे दिखती है, सीएसएस के साथ कुछ ऐसी दिखती है। अंतर समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा डिस्प्ले वाला हिसाब किताब सीएसएस तय करता है। अब आइए देख लेते हैं टॉपिक आपका। तो सीएसएस क्या होता है, तो सबसे पहली चीज़ का फुल फॉर्म ही समझते हैं सब लोग। तो सीएसएस के फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो कैस्केडिंग स्टाइल सीट इसका फुल फॉर्म है और एमसीक्यू क्वेश्चन में भर भर के ये पूछा जाता है। अगर सीएसएस से सवाल आ रहा है तो फुल फॉर्म आपसे पूछा ही जाएगा। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आपके पूछी जाएगी या समझने वाली है कि सीएसएस आपका क्या काम करता है, किस तरीके से एलिमेंट्स स्क्रीन पे दिखेंगे ये तय करता है आपका सीएसएस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लास्ट में दे दिए हैं, ये नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, समझा मैं दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देख लीजिए तो सारी समरी आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ है सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। दूसरी चीज़, सीएसएस आपका ये तय करता है कि आपके एलिमेंट्स स्क्रीन पे किस तरीके से दिखेंगे, या कोई और मीडिया भी है तो वो किस तरीके से दिखेगा। तीसरी चीज़ है कि सीएसएस आपका बहुत ज़्यादा वर्क बचाता है। अब ये कैसे होता है? मान लीजिए कोई लाइन आपको 10 बार 50 बार 100 बार लिखनी है, तो सीएसएस की मदद से वो आप एक ही बार लिखेंगे और आपका 10-100 जगहों पर वो असर आपका दिखने लगेगा। एचटीएमएल जैसा नहीं है, थोड़ा सा आपका काम आसान कर देता है। कैसे करता है आसान, वो भी इसी लेक्चर में हम आसानी से समझेंगे। इसके बाद देखिए चौथा, एक्सटर्नल स्टाइल सीट जो होती है उसको सीएसएस फाइल में स्टोर करते हैं। अब इस लाइन का हो सकता है मतलब ना समझ में आया हो तो कोई बात नहीं, लेक्चर के आखिरी तक आप इसका भी मतलब समझ में आ जाएगा आपको एकदम अच्छे से। चलिए, अब यहाँ तक अगर बच्चों ने इसको देखा है तो उनसे मैं क्या उम्मीद करता हूँ कि उनको क्या समझ में आना चाहिए। उनको दो चीज़ समझ में आनी चाहिए। पहली चीज़, सीएसएस का फुल फॉर्म क्या है, और दूसरी चीज़ सीएसएस का काम क्या है। तो फुल फॉर्म देख लिया, काम देख लिया क्या है, वेबसाइट को अच्छा बनाना, डिस्प्ले लायक बनाना। अब चलते हैं आपके सीएसएस के टाइप की तरफ। तो देखिए, सीएसएस के टोटली 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले आपका इनलाइन होता है, फिर आपका होता है इंटरनल, और फिर आपका होता है एक्सटर्नल। नाम को लाइन से ही याद रखिएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये आपका जो इसका असर है वो सबसे ज़्यादा होता है इनलाइन का, उसके बाद आपका इंटरनल का, और उसके बाद एक्सटर्नल का। अब असर किस तरीके से होता है ये प्रैक्टिकल के टाइम पे देखेंगे कि हम दोनों यूज़ करेंगे और असर सिर्फ इनलाइन होगा, या तीनों यूज़ कर लेंगे तो भी इनलाइन ही असरदार होगा, क्योंकि सबसे पावरफुल आपका कौन सा है? इनलाइन। उसके बाद आपका इंटरनल और उसके बाद आपका एक्सटर्नल है। कैसे है वो अभी देखने चल रहे हैं। अब उठाते हैं आपका सबसे पहला सीएसएस जिसका नाम है इनलाइन सीएसएस। अब नाम देख के आसानी से कोई भी बच्चा बता सकता है इनलाइन का मतलब कि ऐसा सीएसएस जो उसी लाइन में, जो लाइन में चेंज हो रहा है वहीं पर उधर ही अगल बगल कहीं इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। देखिए क्या लिखा है,
Inline CSS is a way of defining the styling of HTML element by adding CSS rule directly to the element tag using the style attribute. स्टाइल एट्रीब्यूट की सहायता से जो एलिमेंट है उसी में ऐड कर दिया जाता है, कहीं ऊपर नीचे नहीं। जहाँ बदलाव लाना है वहीं पर इसका इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर बहुत आसानी से देखिए समझ में आ जाएगा, एक ही बार में समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आपकी ये बॉडी थी, ये आपका H2 टैग था और इस H2 टैग के अंदर ही इसका इस्तेमाल कर दिया गया है। एक एग्जांपल उठा के देखें, देखो चलो आओ देखते हैं। तो एक मैंने वेब पेज बेसिक सा बना लिया है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी अभी CSS हमने यूज़ नहीं किया है। अगर वेबसाइट में जाकर देखें ये किस तरीके से दिखता होगा, तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गया, ओपन विथ, मैंने क्रोम इसको कर लिया। अब देखिए ये आपका वेब पेज है, एकदम आराम से आपको दिख रहा है। अब इसमें चलिए हम CSS लगाते हैं। सबसे पहले क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर PDF में क्या कहा गया है कि आपको उसी सीट में स्टाइल लगाकर अपना काम करना है। तो आइए करते हैं। ये हमारा H2 दिख रहा है, इसके अंदर हमने दिया स्पेस, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखाई दे। और यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्टाइल इज इक्वल टू, अब स्टाइल के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है ये। और हमने लिखा भाई कलर दे दो भैया रेड। ठीक है, ऐसा धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा क्यों लिख रहे हैं। अभी जो कर रहा हूँ उसका असर क्या है वो ध्यान से देखिए। और इसको हमने कर दिया सेव, गए वेब पेज में, इसको थोड़ा बड़ा किया, रिफ्रेश किया और देखो ये लाल कलर का हो गया। समझ में आया कि नहीं? फिर से देखिए, थोड़ा सा और बदलते हैं। यहाँ पर हम गए पैराग्राफ में और हमने कहा भैया तुम भी थोड़ा स्टाइल में आ जाओ, और इज़ इक्वल टू हमने कहा कलर, और दे दिया कलर आपका, दे देते हैं ब्लू, दे देते हैं ना। और ये मैंने बंद कर दिया इस चीज़ को। अब इसको मैंने लगा दिया, सेव किया, और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका ब्लू हो जाना चाहिए। ब्लू हो गया कि नहीं? ये आपका कौन से टाइप का CSS है? ये इन लाइन CSS है कि इस लाइन में बदलाव चाहिए तो इसी लाइन में आपका CSS भी लिखा गया है। कुछ और करना हो देखिए कैसे कर सकते हैं। सेमीकोलन लगाएंगे, आगे लिख देंगे फॉन्ट साइज़, लिखता हूँ मैं, फॉन्ट साइज़ दे दिया हमने 50 पिक्सल, और ये हमने कर दिया सेव, गए आपके वेब पेज में और इसकी साइज़ बढ़ गई। ये किस टाइप का CSS है? बार बार मैं पूछ रहा हूँ, इन लाइन CSS। कारण समझ में आ गया, क्योंकि उसी लाइन में इस्तेमाल हो रहा है। किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है? आप स्टाइल का इस्तेमाल करके इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर आप प्रॉपर्टीज़ आपकी अपनी लिख देंगे तो आपका प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगा। बाकी हेड, बॉडी, टाइटल ये सब क्या होता है ये पहले HTML में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक, ये आपका पहला टाइप हो गया। अब चलो आगे बढ़ो, ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। दूसरा है इंटरनल CSS। तो भाई साहब देखो, इंटरनल CSS क्या होता है कि उस लाइन में तो नहीं होगा, लेकिन जो आपकी HTML फाइल है उसी फाइल में ये लिखा जाएगा और इसका इस्तेमाल भर भर के किया जाता है, जिसका कारण मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको जो H1 टैग है इसमें कुछ बदलाव चाहिए, तो यहाँ इस टैग के अंदर न लिख के आपने शुरुआत में ही H1 टैग को बता दिया किस तरीके से होना चाहिए। स्टाइल टैग के अंदर ये सारे काम होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मैंने इस चीज़ को मेंशन भी कर दिया है आपकी PDF में। देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर मेंशन है, स्टाइल टैग के अंदर आप एलिमेंट का नाम लिख दीजिए और ये आपका बदलाव हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ आप H1 टैग इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए कोई फाइल है वहाँ पर 50 हेडिंग आप दे रहे हैं, तो 50 को डिज़ाइन अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने बता दिया H1 किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर ऊपर आपने इसको बता दिया, तो ये हर बार जब आप H1 यूज़ करेंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टी ला देगा। चलिए इसको करके देखते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपकी हेड में लिखी जाती है, ध्यान दीजिएगा। मैं चलता हूँ इस पेज में और ये हेड में मैं टाइटल के नीचे लिखता हूँ क्या चीज़, स्टाइल। और मैंने स्टाइल टैग को कहा भाई साहब बंद भी हो जाओ, क्योंकि ओपन हुआ है जो वो बंद भी होगा। अब इसके अंदर मैंने लिखा क्या, H1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूज़ किया H2, तो मैं H2 लिखता हूँ और एक लगा लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, और फिर नीचे जाकर इस कर्ली ब्रैकेट को हमने बंद भी कर लिया। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ कलर, और मैंने कलर को क्या कर दिया, रेड, और इसको मैंने इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए रेड नहीं मैं ब्लू करता हूँ, उसका कारण भी है, देखो मैं समझाने के लिए इसको कर रहा हूँ। इसको सेव कर दिया और वेबसाइट पे गए, रिफ्रेश किए तो सर कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यही चीज़ मैं समझा रहा था
कि अगर आपने इनलाइन पहले से यूज़ किया है तो इंटरनल चाहे यूज़ करो चाहे एक्सटर्नल, उसका असर दिखेगा नहीं। इंटरनल और एक्सटर्नल का असर कब दिखेगा? जब आप इन लाइन वाले को हटा देंगे। यही चीज़ मैं कह रहा था कि इन लाइन ज़्यादा पावरफुल है। अब इन लाइन वाले को मैंने हटा दिया, सेव किया, कलर कर दिया है ब्लू, तो देखिए कलर ब्लू हो गया आपका। समझ में? इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो आपका फॉन्ट साइज़ इज़ इक्वल टू, मैंने लिख दिया कितना, 60 पिक्सल, और इस चीज़ को यहाँ पर मैंने सेव कर दिया और यहाँ पर गए, देखिए 60 पिक्सल में आ गया। अब इसका फ़ायदा क्या है देखो, अब मान लो आगे मुझे फिर से H2 टैग का इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है, आगे हम गए और फिर से हमें H2 टैग का इस्तेमाल करना पड़ा और हम लिख देंगे कंप्यूटर जी, हमने लिखा और H2 टैग को बंद कर दिया। अब वेब पेज में गए, इसको सेव करके और रिफ़्रेश कर दिया, तो देखो हमको बताना नहीं पड़ा कि कलर नीला कर दो, साइज़ बढ़ा दो, ये सब हमको बताना नहीं पड़ा, ये अपने आप ही वो समझ लिया। क्यों समझ लिया? क्योंकि हमने यहाँ पर ऊपर इंटरनल CSS यूज़ किया है। इनलाइन वाले में हर लाइन में लिखना पड़ता, लेकिन इंटरनल में एक बार बता दिए कौन सा टैग कैसा रहेगा, तो वो टैग उस तरीके से हर जगह पर हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है कि H1 देखो भाई साहब ऐसे ऐसे कर दो और P वाले टैग को भाई साहब ऐसे ऐसे कर दो। जहाँ जहाँ H1 यूज़ करोगे उसमें ये प्रॉपर्टी आ जाएगी और जहाँ जहाँ P टैग यूज़ करोगे ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी। और यही उस लाइन का मतलब भी है। यहाँ पर जो ये लाइन लिखी थी ऊपर की तरफ, देखिए CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। CSS आपका कई सारा काम बचा लेता है, आपकी ताकत बचा लेता है, आपकी मेहनत भी बचा लेता है। कैसे बचा लेता है वो अब आप समझ गए होंगे कि 60-70 जगह पर लिखने से अच्छा एक बार बता दो भैया जब H2 यूज़ करूँगा ऐसे यूज़ कर देना, समझ जाएगा वो। ये हो गया आपका दूसरे टाइप का CSS। और ध्यान रखिएगा जो मैंने समझाया था कि इनलाइन सबसे ज़्यादा असरदार, कि वो लगा होगा तो बाकी को पूछेगा ही नहीं। फिर कौन सा है? इंटरनल, और फिर आपका एक्सटर्नल है। अब बारी है एक्सटर्नल वाले की, तो नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सटर्नल CSS, मतलब उस फाइल में ये नहीं लगा रहता है, ये अलग से किसी फाइल में लगता है। तो सबसे पहले एक फ़ाइल हम बना लेते हैं। यहाँ पर गए, हमने इस चीज़ को कॉपी किया। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ मेंशन की है कि आपकी ये फ़ाइल तो है ही, लेकिन अलग से एक CSS फ़ाइल आपको इस तरीके से बना लेनी है। तो हम गए, एक नई फ़ाइल ले लिए, Ctrl+N से, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। स्टाइल टैग का यहाँ पर अब कोई मतलब नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देंगे, फाइल सेव एज़, और इसको हमने डेस्कटॉप CSS, वहीं जहाँ पर पहली वाली फ़ाइल सेव थी वहाँ पर new2 डॉट, ध्यान दीजिएगा नाम CSS, इसको .css नाम से सेव करना है क्योंकि ये CSS की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। सेव कर दिया, आपके वेब पेज में गए, इसको रिफ़्रेश करके थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको यहाँ से मिटाता हूँ मैं, आपके वेब पेज को नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक। अब देखिए आपके HTML पेज में आपको एक चीज़ लिखनी है, यहाँ पर मेंशन है, देखिए आपको ये चीज़ लिखनी है, लिंक। क्या चीज़? आपको रेफरेंस देना है, कौन सी चीज़ है, कौन सा टाइप है और कौन सी लिंक है। जैसे href आप लिंक करने के लिए यूज़ करते हो तो वैसे यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस फाइल का नाम, जैसे हमने new2 लिखा था तो new2 वहाँ पर भी लिख देंगे। तो इसको एज़ इट इज़ हम कॉपी करते हैं और हेड में हम ले जाकर पेस्ट कर देते हैं बिना मेहनत के कोई। ये हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर फाइल का नाम हमने क्या लिखा था, new2.css, सेव किया और यहाँ पर गए, रिफ़्रेश किया तो देखिए प्रॉपर्टी फिर से वैसे आ गई। लेकिन अगर इस फाइल को देखेंगे तो यहाँ पर हमने कोई भी CSS नहीं लगाया है, CSS हमारी दूसरी फाइल में है। अब ये क्योंकि एक एक्सटर्नल फाइल है इसलिए इस तरीके की चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल CSS कहते हैं। ये 3 तरीके की चीज़ थी जो आसानी से आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। छोटा सा रिवीजन आपका करा दूं। चलिए देखिए हमने आज क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा CSS क्या होता है, तो वहाँ पर बताया गया भाई साहब CSS वेबसाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है कि उसको कितने बेहतरीन तरीके से सजा कर यूज़र के सामने रखा जा सकता है। फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सीट होती है। आगे की तरफ बढ़े तो पता चला कि भाई CSS के 3 टाइप होते हैं, पहला आपका इनलाइन, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। अगर बात की जाए कौन सा ज़्यादा पावरफुल है तो इनलाइन सबसे ज़्यादा है, फिर इंटरनल है, फिर एक्सटर्नल है। इनलाइन CSS क्या होता है? ऐसा CSS जो टैग में उसी जगह पर यूज़ किया जाए जिस लाइन में उसका असर चाहिए हो, इसका असर सिर्फ उसी जगह पर होता है।
फिर आपका इंटरनल CSS आता है, पूरे आपके HTML फाइल में उसका असर, जैसे एक बार हेडिंग की प्रॉपर्टी आपने डिसाइड कर दी तो पूरे पेज में जहाँ जहाँ हेडिंग होगी वहाँ पर इस तरीके की प्रॉपर्टी आपको चेंज दिख जाएगी। और फिर आपका आता है एक्सटर्नल CSS, इसमें जो CSS की फ़ाइल है वो अलग से कहीं पर सेव होती है और बाद में आपकी HTML फाइल में उसको लिंक कर दिया जाता है। ये 3 तरीके का आपका यूज़ है CSS का, 3 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। आगे मिलेंगे कुछ और कंटेंट के साथ, लेकिन इसकी प्रैक्टिस तब तक कर लीजिएगा ताकि आगे की चीज़ आप समझ पाएँ। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके बताइए, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।